A very special good evening to all of you। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। तो आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2021 के लिए साइंस में केमिस्ट्री के चैप्टर सेकंड का पार्ट 4 लेकर आया हूँ। तो चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है द्रव्य, जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे मैटर। तो इससे पहले मैंने इस चैप्टर के टोटल 3 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उन वीडियोस की लिंक मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहां से जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज ये आपके इस चैप्टर का पार्ट 4 है। तो इससे पहले पार्ट 3 तक मैंने आपको इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी पार्ट्स कवर अप करा दिए थे, लेकिन अभी भी आपके इस चैप्टर का थ्योरी पार्ट कंप्लीटली फिनिश नहीं हुआ है। तो आज की इस वीडियो में जो इस चैप्टर के बचे हुए थ्योरी पार्ट्स हैं वो मैं आपको यहाँ पे कंप्लीट करवा दूंगा, और आज की इस वीडियो में इस चैप्टर का थ्योरी पार्ट आपका कंप्लीटली फिनिश हो जाएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं आप लोगों के पूरे एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करवाने वाला हूं एकदम फ्री में। तो आपको कुछ नहीं करना, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और अपनी स्टडी स्टार्ट कर लेनी है। तो चलिए फिर देखते हैं कि आज का हमारा यहाँ पे सबसे पहला टॉपिक क्या दिया है। तो इस टॉपिक को बताने से पहले मैं आप लोगों को कल के क्वेश्चन का आंसर बता देता हूं। कल मैंने आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा हुआ था। कल की वीडियो में मैंने आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा था कि अशुद्धि की स्थिति में हिमांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हिमांक घट जाता है। तो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि अशुद्धि की स्थिति में हिमांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो अशुद्धि की स्थिति में हिमांक घट जाता है। तो जितने स्टूडेंट्स ने यहाँ पे कमेंट करके आंसर बताया था सभी का आंसर करेक्ट था। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, आप सभी लोगों का आंसर करेक्ट था। तो आज फिर मैं आप लोगों से वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन पूछूंगा और उस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में करना है, ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन का आंसर आप लोग जरूर बताइएगा। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा यहाँ पे सबसे पहला टॉपिक क्या दिया है। तो आज का हमारा यहाँ पे सबसे पहला टॉपिक है द्रव्यों यानी पदार्थों में होने वाले परिवर्तन, जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे चेंजेस अक्यूरिंग इन मैटर्स यानी सब्सटेंसेस। तो ये आज का हमारा यहाँ पे पहला टॉपिक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे लिखा क्या है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि द्रव्यों में सामान्यतः निम्नलिखित 2 प्रकार के परिवर्तन देखे जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला टाइप क्या दिया है? तो फर्स्ट टाइप यहाँ पे दिया है भौतिक परिवर्तन, जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे फिजिकल चेंजेस। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से आपके एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे आते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे आते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे ये देख लेते हैं आखिर भौतिक परिवर्तन होता क्या है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे लिखा है वे परिवर्तन जिनमें पदार्थों के भौतिक गुण जैसे रंग, अवस्था आदि कुछ समय के लिए परिवर्तित हो जाते हैं, परंतु उनके भार में कोई अंतर नहीं आता है और ना ही कोई नया पदार्थ बनता है, भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। ध्यान रखिएगा, यानी फिजिकल चेंजेस कहलाते हैं। भौतिक परिवर्तन को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फिजिकल चेंज बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले भौतिक परिवर्तन के बारे में बताया गया है। फिर इसके बाद नीचे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? नीचे यहाँ पे लिखा है कि ये परिवर्तन अस्थायी अर्थात उत्क्रमणीय यानी रिवर्सिबल होते हैं। यानी जो भौतिक परिवर्तन होता है ये अस्थायी होता है अर्थात उत्क्रमणीय यानी रिवर्सिबल होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसके बाद यहाँ पे लिखा है अर्थात परिवर्तन के कारण को हटा देने पर पदार्थ पुनः अपनी पूर्व अवस्था में आ जाता है। यहाँ पे उदाहरण के तौर पे आपको बताया गया, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा है उदाहरण जल को गर्म करने पर या भाप में बदलने लगता है। जाहिर सी बात है, जब जल को गर्म किया जाएगा तो किस में बदल जाएगा? भाप में बदल जाएगा। तो यही यहाँ पे लिखा है कि जल को गर्म करने पर यह भाप में बदलने लगता है, परंतु यदि गर्म करना बंद करके भाप को ठंडा होने दिया जाए तब यह पुनः जल में बदल जाती है। ठीक है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो ये आपका हो गया यहाँ पे भौतिक
परिवर्तन, यहाँ पे उदाहरण भी आपको बताया गया है। तो इस टॉपिक को एक बार अच्छे से पढ़ जरूर लीजिएगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, यहाँ पे लिखा था कि वे परिवर्तन जिनमें पदार्थों के भौतिक गुण जैसे रंग, अवस्था आदि कुछ समय के लिए परिवर्तित हो जाते हैं, परंतु उनके भार में कोई अंतर नहीं आता और ना ही कोई नया पदार्थ बनता है। क्या कहलाते हैं? भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। अब यहाँ पे देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है अन्य प्रमुख उदाहरण। तो आपको एग्जाम्पल ही यहाँ पे याद करना है, एग्जाम्पल ही आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यहीं से आपके एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते, ध्यान रखिएगा। ये टॉपिक आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे उदाहरण में क्या दिया। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है अवस्था परिवर्तन जैसे गलन, वाष्पन, ऊर्ध्वपातन, हिमन, द्रवण आदि। ये सब यहाँ पे उदाहरण दिए हैं भौतिक परिवर्तन के। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा है, लोहे का चुंबक बनना। तो अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि लोहे का चुंबक बनना ये एक कैसा परिवर्तन है, तब आपका आंसर क्या होगा? ये भौतिक परिवर्तन है, ध्यान रखिएगा। तो लोहे का चुंबक बनना एक भौतिक परिवर्तन है। फिर अगर आपसे पूछा जाए कि विद्युत बल्ब का जलना ये एक कैसा परिवर्तन है, तो विद्युत बल्ब का जलना एक भौतिक परिवर्तन है। यहाँ पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, जो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे आते हैं इसमें स्टूडेंट्स काफ़ी मिस्टेक करते हैं। तो इसीलिए ये टॉपिक मैं आपको यहाँ पे डिटेल में पढ़ा दे रहा हूँ और जितने एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे भौतिक परिवर्तन के बता रहा हूँ इतने ही आपको याद करने हैं। अगर इतना आप याद कर लेंगे तो आपके एंट्रेंस एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, बड़े आसानी से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं अगला क्या दिया है। यहाँ पे लिखा है शरबत बनाना। तो शरबत बनाना भी क्या है? ये एक भौतिक परिवर्तन है। फिर इसके बाद यहाँ पे दिया है पदार्थों का पिघलना। तो पदार्थों का पिघलना भी एक भौतिक परिवर्तन है। और लास्ट में यहाँ पे दिया है बादलों का बनना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बादलों का बनना ये कैसा परिवर्तन है, तो बादलों का बनना एक भौतिक परिवर्तन है, ये ध्यान रखिएगा। तो जितने एग्जाम्पल्स मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताए हैं ये आपको याद कर लेना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहीं से आपके एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। अब चलिए हम देखते हैं यहाँ पे अगला टॉपिक हमारा क्या दिया हुआ है। तो जैसा कि आप लोग ऊपर देख पा रहे होंगे नेक्स्ट टॉपिक आपका यहाँ पे दिया है रासायनिक परिवर्तन। ये दूसरा टाइप यहाँ पे है रासायनिक परिवर्तन, जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे केमिकल चेंजेस। तो चलिए देखते सबसे पहले रासायनिक परिवर्तन होता क्या है। और मैं आप लोगों को पहले ही बता दे रहा हूँ ये जो रासायनिक परिवर्तन है ये भी टॉपिक आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं भौतिक परिवर्तन या फिर रासायनिक परिवर्तन, यहां से आपके एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये दोनों और इसके एग्जाम्पल्स खासकर मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं रासायनिक परिवर्तन। आखिर रासायनिक परिवर्तन होता क्या है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वे परिवर्तन जिनमें पदार्थ स्थायी रूप से नए पदार्थ में बदल जाता है। देखिए यहाँ पे स्थायी रूप से बात हो रही है। क्या लिखा है कि वे परिवर्तन जिनमें पदार्थ स्थायी रूप से नए पदार्थ में बदल जाता है तथा इन नए पदार्थों के गुण, रचना, भार आदि मूल पदार्थों से सर्वथा भिन्न होते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको रासायनिक परिवर्तन के बारे में बताया गया है। तो एक तरफ से ये मान के चलिए रासायनिक परिवर्तन में यहाँ पे लिखा हुआ है कि वे परिवर्तन जिनमें पदार्थ स्थायी रूप से नए पदार्थ में बदल जाता है, यानी जो पहले मूल पदार्थ होता है वो क्या हो जाता है, नए पदार्थ में बदल जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तथा इन नए पदार्थों के गुण, रचना, भार आदि मूल पदार्थों से सर्वथा भिन्न होते हैं, यानी जो मूल पदार्थ होता है वो क्या हो जाता है, जब नया पदार्थ बनता है रासायनिक परिवर्तन में तो टोटली चेंज हो जाता है, सर्वथा भिन्न होते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। आगे यहाँ पे लिखा है कि ये परिवर्तन स्थायी अर्थात अनुत्क्रमणीय यानी इनरिवर्सिबल होते हैं, यानी जो रासायनिक परिवर्तन होता है ये स्थायी होता है, ध्यान रखिएगा।
यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये परिवर्तन स्थायी अर्थात अनुत्क्रमणीय होते हैं, अर्थात परिवर्तन के कारण को हटाने पर भी मूल पदार्थ को पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, यानी रासायनिक परिवर्तन में मूल पदार्थ को पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब चलिए हम यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल्स, यहाँ पे उदाहरण क्या दिए हैं। तो उदाहरण हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लिखा है अन्य प्रमुख उदाहरण। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा है, दूध से दही का बनना। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि दूध से दही का बनना यह एक कैसा परिवर्तन है, तो आपका आंसर क्या होगा कि दूध से दही का बनना एक रासायनिक परिवर्तन है। देखिए मैंने अभी आपको ऊपर क्या बताया, मैंने आपको बताया ना कि जो रासायनिक परिवर्तन होता है ये स्थायी होता है। तो देखिए दूध से हमारा दही बनता है, दूध हमारा यहाँ पे क्या है, दूध यहाँ पे मूल पदार्थ है, ठीक है। और दूध से बना क्या, दूध से यहाँ पे दही बना जो कि हमारा नया पदार्थ होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मूल पदार्थ से क्या बन गया, हमारा मूल पदार्थ दूध था और दूध से यहाँ पे क्या बन गया, दही बन गया। लेकिन रासायनिक परिवर्तन है तो रासायनिक परिवर्तन स्थायी होता है। तो क्या आप दही से दूध दोबारा बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं, दही से दूध दोबारा नहीं बनेगा। तो रासायनिक परिवर्तन स्थायी होता है ना, तो इसी से आप यहाँ पे समझ गए होंगे, मैंने आपको काफी डिटेल में यहाँ पे बता दिया। तो दूध से दही का बनना एक रासायनिक परिवर्तन है। अब चलिए आगे देखते हैं, आगे आपका सेकंड क्या दिया है, गन्ने की शर्करा से सिरके का बनना। तो ये भी आपका क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि गन्ने की शर्करा से सिरके का बनना यह एक कैसा परिवर्तन है, तो ये आप लोगों का रासायनिक परिवर्तन होता है। जितने एग्जाम्पल्स बता रहा हूं इनको लिख लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा, यहीं से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट आपका क्या दिया है, यहाँ पे दिया है भोजन का पाचन। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भोजन का पाचन यह एक कैसा परिवर्तन है, तब आप आंसर क्या करेंगे, भोजन का पाचन एक रासायनिक परिवर्तन है। ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे दिया है पदार्थों का सड़ना और खमीर उठना। तो देखिए यहाँ पे खमीर लिखा है, खमीर इसको हम क्या बोलते हैं, ईस्ट बोलते हैं, ठीक है। इसका प्रयोग किया जाता है ब्रेड बनाने में, आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि पदार्थों का सड़ना और खमीर उठना, ये भी एक कैसा परिवर्तन है, ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है। तो अगर आपसे पूछा जाए पदार्थों का सड़ना या फिर खमीर उठना यह एक कैसा परिवर्तन है, तो यह एक रासायनिक परिवर्तन है, ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे दिया है लोहे में जंग लगना। ये आपसे पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आपसे पूछा जाए कि लोहे में जंग लगना यह एक कैसा परिवर्तन है, तो यह एक रासायनिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है, ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे दिया है पदार्थों का जलना। तो पदार्थों का जलना यह एक कैसा परिवर्तन है, तो यह भी एक रासायनिक परिवर्तन है। जैसे मान लीजिए कोई चीज आप जला देते हैं, तो क्या फिर आप उसे दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं ना, यानी परिवर्तन यहाँ पे स्थायी हो गया। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन, यानी पदार्थों का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। अब देखते हैं लास्ट में यहाँ पे क्या दिया है, बीज का उगना एवं फलों का पकना। तो ये कैसा परिवर्तन है, ये भी आपका एक रासायनिक परिवर्तन है। जब फल एक बार पक जाता है तो क्या आप उसे दोबारा कच्चा कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना, तो क्या हो जाएगा, ये भी आपका रासायनिक परिवर्तन है। बीज का उगना एवं फलों का पकना, ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है। तो यहाँ पे इतने एग्जाम्पल्स दिए गए हैं रासायनिक परिवर्तन के, और आपको क्या करना है, इसको याद कर लेना है। आज ही इसको अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चंस जरूर बनते हैं। और जितना मैंने आपको बताया है भौतिक परिवर्तन में और रासायनिक परिवर्तन में, जितने एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताए हैं, आपको इतना ही यहाँ पे याद करना है। अगर इतना याद करते हैं तो बड़े आसानी से, अगर आपके एंट्रेंस एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है इस टॉपिक से, तो आप आंसर कर पाएंगे। तो इसको नोट कर लीजिएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा।
तो ये आपके इस चैप्टर का जो थ्योरी पार्ट का लास्ट टॉपिक था। अब हम यहाँ पे देखेंगे महत्वपूर्ण तथ्य। महत्वपूर्ण तथ्य ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आपके एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे महत्वपूर्ण तथ्य में सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे क्या दिया है। तो फर्स्ट पॉइंट मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आप लोगों को यहाँ पे आसानी से दिख पाए। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि रसायन विज्ञान द्रव्य ऊर्जा एवं दोनों के बीच की अंतः क्रिया का अध्ययन है, ये आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर इसके बाद सेकंड क्या लिखा है, सेकंड पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, ये ध्यान रखिएगा। अभी मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ आखिर यहाँ पे लिखा क्या है। तो देखिए सेकंड पॉइंट आपका लिखा है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर नियत रहता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, जब मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था, स्टार्टिंग के थ्योरी पार्ट में मैंने आप लोगों को बताया था। तो आपको ध्यान रखना है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान जो होता है प्रत्येक स्थान पर नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है, ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद क्या लिखा हुआ है, जबकि उसका भार, यानी किसका भार, वस्तु का भार, ध्यान रखिएगा, यही यहाँ पे लिखा है, जबकि उसका भार गुरुत्वीय त्वरण g के मान में परिवर्तन होने के कारण परिवर्तित होता रहता है। यानी आप एक तरफ से ये समझ लीजिए कि किसी वस्तु का द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर नियत रहता है, लेकिन जो उसका भार है गुरुत्वीय त्वरण g के मान में परिवर्तन होने के कारण परिवर्तित होता रहता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको एक बार अच्छे से पढ़ जरूर लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पे क्या दिया है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे दिया है कि वे पदार्थ जो एक ही तत्व से बने होते हैं परंतु उनकी संरचना तथा रासायनिक संगठन भिन्न भिन्न होता है अपरूप कहलाते हैं, यानी एलोट्रोप्स कहलाते हैं। देखिए अपरूप यहां से भी क्वेश्चन बनता भी मैं आपको बताऊंगा। तो क्या लिखा है, वे पदार्थ जो एक ही तत्व से बने होते हैं परंतु उनकी संरचना तथा रासायनिक संगठन भिन्न भिन्न होता है अपरूप यानी एलोट्रोप्स कहलाते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे लिखा है तथा उनका यह गुणधर्म, तथा उनका यह गुणधर्म अपरूपता यानी एलोट्रोपिज्म कहलाता है। अब उदाहरण आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, उदाहरण क्या है, देखिए उदाहरण में यहाँ पे आपका लिखा हुआ है सबसे पहले यहाँ पे हीरा यानी डायमंड तथा ग्रेफाइट कार्बन के अपरूप है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि कार्बन के अपरूप है और ऑप्शन में आपका ये भी दिया रहे, हीरा दिया रहे या फिर ग्रेफाइट दिया रहे, तो आपको पता होना चाहिए कि कार्बन के अपरूप आखिर है क्या। तो देखिए हीरा तथा ग्रेफाइट, ग्रेफाइट क्या होता है, पेंसिल, पेंसिल में जो आपकी नोक होती है आपने देखी होगी वो ग्रेफाइट की बनी होती है, ध्यान रखिएगा। तो यही ध्यान रखिएगा। तो हीरा तथा ग्रेफाइट ये किसके अपरूप हैं, ये कार्बन के अपरूप हैं, आपको ध्यान रखना है। तो अगर आपसे कार्बन के अपरूप के बारे में पूछा जाए तो आप क्या बोलेंगे, हीरा तथा ग्रेफाइट ये कार्बन के अपरूप होते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद लिखा है इसी प्रकार ऑक्सीजन गैस, क्या लिखा, इसी प्रकार ऑक्सीजन गैस O2 तथा ओजोन O3, क्या लिखा है, इसी प्रकार ऑक्सीजन गैस O2 तथा ओजोन O3 ऑक्सीजन के अपरूप है, ठीक है। क्या है, ऑक्सीजन O के अपरूप है, ठीक है, यही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो देखिए ये अपरूप हो गया, आपको यहाँ पे याद कर लेना, एक तो कार्बन का याद कर लेना है, यहाँ पे हीरा और ग्रेफाइट, और यहाँ पे ऑक्सीजन गैस यानी O2 तथा ओजोन O3 ये किसके अपरूप है, ऑक्सीजन O के अपरूप है, ध्यान रखिएगा। ये भी आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट आपका क्या दिया है, नेक्स्ट टॉपिक आपका यहाँ पे दिया है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, द्रव्य की तीनों अवस्थाओं के विभिन्न गुणों का क्रम यहाँ पे दिया है, यानी द्रव्य की तीनों अवस्थाओं के विभिन्न गुणों का क्रम। तो द्रव्य की तीन अवस्थाएं ठोस, द्रव, गैस, यहाँ पे इन्हीं का क्रम दिया हुआ है। तो चलिए देखते सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा है, सबसे पहले आपका यहाँ पे लिखा हुआ है अंतरा अणुक स्थान के बढ़ने का क्रम, ये आपका दिया हुआ है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको ये समझा देता हूं, अंतरा अणुक स्थान के बढ़ने का क्रम। देखिए यहाँ पे बढ़ने का क्रम है, ध्यान रखिएगा, बढ़ते क्रम में यहाँ पे है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपका क्या लिखा हुआ है, ठोस, फिर इसके बाद द्रव, फिर इसके बाद गैस लिखा हुआ है। तो मैं आपको समझा दूं, देखिए अंतरा अणुक स्थान के बढ़ने का क्रम, तो अंतरा अणुक स्थान सबसे कम किस में होगा, सबसे कम ठोस में, ठीक है, सबसे कम ठोस में,
फिर उससे ज्यादा द्रव में और सबसे ज्यादा गैस में। क्योंकि बढ़ते क्रम में, ध्यान रखिएगा, अंतरा अणुक स्थान के बढ़ने का क्रम यहां पे दिया हुआ है, तो सबसे कम यहां पे ठोस में, फिर उससे ज्यादा द्रव में और सबसे ज्यादा गैस में। तो अंतरा अणुक स्थान सबसे कम किस में होता है? ठोस में, फिर उससे ज्यादा द्रव में और सबसे ज्यादा गैस में। ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद सेकंड यहां पे देखिए क्या दिया है। सेकंड आपका यहां पे दिया है अंतरा अणुक आकर्षण के बढ़ने का क्रम। अभी हमने क्या पढ़ा था? देखिए यहां पे आकर्षण है और इससे पहले हमने क्या पढ़ा? अंतरा अणुक स्थान। तो यहाँ पे आकर्षण के बढ़ने का क्रम दिया हुआ है, तो अंतरा अणुक आकर्षण के बढ़ने का क्रम यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो मैं आपको बता दूं, अंतरा अणुक आकर्षण सबसे कम किस में होगा? सबसे कम गैसों में, ठीक, यानी सबसे कम गैस में, फिर उससे ज्यादा द्रव में और सबसे ज्यादा ठोस में। ध्यान रखिएगा, तो इसको अच्छे से समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए अंतरा अणुक आकर्षण के बढ़ने का क्रम है और आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएं और ये भी ऑप्शन आप लोगों का ऑप्शन में दिया हो, तो अगर आप पढ़े होंगे तभी तो यहाँ पे बता पाएंगे। तो एक बार मैं फिर से आपको समझा देता हूं अंतरा अणुक आकर्षण के बढ़ने का क्रम। तो देखिए यहाँ पे बढ़ते हुए क्रम में पूछा है, बढ़ते हुए क्रम में, यानी सबसे कम से फिर ज्यादा तक हमें यहाँ पे जाना है। तो देखिए सबसे कम किस में? गैस में, फिर उससे ज्यादा द्रव में और सबसे ज्यादा ठोस में। तो ये अंतरा अणुक आकर्षण के बढ़ने का क्रम हो गया। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे थर्ड वाला आपका दिया है अणुओं की स्थितिज ऊर्जा के बढ़ने का क्रम। अब यहाँ पे अणुओं की स्थितिज ऊर्जा के बढ़ने का क्रम यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे चलिए मैं आपको समझा देता हूँ डिटेल में। तो देखिए सबसे ज्यादा किस में होगा और सबसे कम किस में होगा, यही आपको यहाँ पे पता होना जरूरी है। तो देखिए यहाँ पे बढ़ने का क्रम पूछा हुआ है, तो सबसे कम से और सबसे ज्यादा तक हम यहाँ पे जाएंगे। तो सबसे कम किस में होता है? सबसे कम होता है गैस में, फिर उससे ज्यादा द्रव में और फिर सबसे ज्यादा ठोस में। ठीक है, अणुओं की स्थितिज ऊर्जा के बढ़ने का यही क्रम है। तो सबसे कम किस में? गैस में, फिर उससे ज्यादा द्रव में, फिर सबसे ज्यादा किस में हो जाएगा? ठोस में। ध्यान रखिएगा, बढ़ते हुए क्रम में हमसे यहाँ पे पूछा हुआ है। अब नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ वाला हमारा यहाँ पे क्या दिया? यहाँ पे दिया है अणुओं की गतिज ऊर्जा के बढ़ने का क्रम। अब यहाँ पे गतिज ऊर्जा के बढ़ने का क्रम हमसे पूछा गया है और बढ़ने का पूछा हुआ है, घटने का नहीं पूछा हुआ है, बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। यानी सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा? जिसमें सबसे कम होता है, फिर उससे ज्यादा, फिर सबसे ज्यादा, तभी तो ये बढ़ते हुए क्रम में हमारा होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूं सबसे कम किस में होता है। ठीक है, सबसे कम किस में होता? तो सबसे कम होता है ठोस में, सबसे कम ठोस में, फिर उससे ज्यादा द्रव में और सबसे ज्यादा गैस में। तो ये आपका क्या हो गया? अणुओं की गतिज ऊर्जा के बढ़ने का क्रम, सबसे कम ठोस में, फिर उससे ज्यादा द्रव में, फिर सबसे ज्यादा गैस में। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो देखिए 4 आपके यहाँ पे दिए गए। फिर इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आपका एक और दिया है घनत्व का क्रम। क्या दिया है? डेंसिटी, यानी घनत्व का क्रम। तो यहाँ पे घनत्व का क्रम मैं आपको डिटेल में समझा देता हूं। तो देखिए ये भी आपका किस क्रम में है, ये भी आपको बढ़ते हुए क्रम में बताना है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे? कम से ज्यादा की ओर जाएंगे। तो देखिए घनत्व सबसे कम किस में होता है? गैस में जो होता है वो सबसे कम घनत्व होता है, डेंसिटी सबसे कम। फिर उसके बाद यहाँ पे द्रव में, और द्रव में क्या होता है? उससे ज्यादा होता है। ठीक है, गैस से ज्यादा द्रव में और सबसे ज्यादा किस में होता है? ठोस में होता है। तो यहाँ पे डेंसिटी का यहाँ पे हो जाएगा घनत्व का क्रम। तो आप कैसे बताएंगे? देखिए अगर आपसे बढ़ते क्रम में पूछा जा रहा है, घनत्व का क्रम बताना है, वो भी बढ़ते हुए क्रम में, तो देखिए सबसे कम से स्टार्ट करेंगे, सबसे कम गैस में, फिर उससे ज्यादा द्रव में और सबसे ज्यादा घनत्व किस में होता है? ठोस में होता है। ये तो बड़े आसान सा क्वेश्चन है, बड़े आसानी से आप लोग बता पाएंगे कि घनत्व तो सबसे ज्यादा ठोस में ही तो होगा यहाँ पे। तो ये आपका यहाँ पे क्रम वाला हो गया, मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। तो सभी क्रम आपको याद होने बहुत ही जरूरी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पे सबसे पहले क्या था? अंतरा अणुक स्थान के बढ़ने का क्रम, ये आपको पता होना चाहिए। अंतरा अणुक आकर्षण के बढ़ने का क्रम, ये आपको पता होना चाहिए। अणुओं की स्थितिज ऊर्जा के बढ़ने का क्रम, अणुओं की गतिज ऊर्जा के बढ़ने का क्रम और घनत्व का क्रम, ये
आपको यहाँ पे पता होना बहुत ही जरूरी है। फिर इसके बाद चलिए देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पे क्या दिया है। तो नेक्स्ट यहाँ पे दिया है कि सामान्यतया ठोसों का घनत्व द्रव की अपेक्षा अधिक होता है, परंतु जल का घनत्व हाइड्रोजन बंधता, ठीक है, हाइड्रोजन बंधता के कारण बर्फ के घनत्व की अपेक्षा अधिक होता है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है कि सामान्यतः ठोसों का घनत्व द्रव की अपेक्षा क्या होता है? अधिक होता है, परंतु जल का घनत्व हाइड्रोजन बंधता के कारण, हाइड्रोजन बंधता के कारण बर्फ के घनत्व की अपेक्षा अधिक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे क्या दिया है? नेक्स्ट आपका यहाँ पे दिया हुआ है कि घनत्व आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात घनत्व बढ़ने पर आयतन कम हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि घनत्व के बढ़ने पर आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है, तब आपका आंसर क्या होगा कि घनत्व के बढ़ने पर आयतन कम हो जाता है, क्योंकि घनत्व आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्या दिया है। यहाँ पे थोड़ा छोटा लिखा हुआ है, आप लोगों को दिख रहा होगा जहाँ तक मुझे लगता है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि तत्वों के भूपटल में उपस्थिति का क्रम है। तो देखिए यहाँ पे भूपर्पटी में तत्वों की उपस्थिति का क्रम यहाँ पे दिया गया। ये मैंने आपको कल ही पढ़ाया हुआ था और मैंने आप लोगों से कहा था कि पूछा जा सकता है। तो देखिए सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन। तो यहाँ पे ऑक्सीजन, फिर उसके बाद आपका सिलिकॉन होता है। देखिए यहाँ पे सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, फिर उससे कम सिलिकॉन, फिर एल्यूमिनियम, फिर लोहा, कैल्शियम, पोटेशियम अथवा सोडियम, फिर मैग्नीशियम। तो देखिए सबसे ज्यादा से सबसे कम तक हम यहाँ पे गए हुए हैं। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे तत्वों का मानव शरीर में उपस्थिति का क्रम। तो देखिए मैंने आप लोगों को ये भी कल बताया हुआ था कि तत्वों का मानव शरीर में उपस्थिति का क्रम क्या होता है, डिटेल में मैंने आपको कल पढ़ाया हुआ था। तो देखिए यहाँ पे सबसे ज्यादा मानव शरीर में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन, कल ही मैंने आपको बताया। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाता है? इसके बाद आपका यहाँ पे आ जाता है कार्बन, ठीक है, कार्बन। फिर इसके बाद आपका यहाँ पे हाइड्रोजन, फिर नाइट्रोजन। देखिए सबसे ज्यादा से कम तक हम जाएंगे, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, फिर उससे कम कार्बन, फिर हाइड्रोजन, फिर नाइट्रोजन। देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन तक ही दिया हुआ है और मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया था। नाइट्रोजन के बाद आपका आता है कैल्शियम, फिर फास्फोरस, फिर पोटेशियम, सल्फर, सोडियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम, लोहा और जो अन्य तत्व होते हैं। लेकिन आपको यहीं तक याद करना है, तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये जो क्रम वाला है ना, इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। महत्वपूर्ण तथ्य ये भी मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। ये थोड़ा यहाँ पे छोटा लिखा हुआ है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चंस जरूर पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको महत्वपूर्ण तथ्य भी बता दिया। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो में ये जो आपके चैप्टर का थ्योरी पार्ट था, द्रव्य का, मैटर का थ्योरी पार्ट यहाँ पे कंप्लीटली आपका फिनिश हो चुका है। अब हमें यहाँ पे इस चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। क्वेश्चन में आपको कल सॉल्व करवा दूंगा और कल आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो चलिए अब मैं आप लोगों से आज का क्वेश्चन पूछ लेता हूं। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूंगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, और ये कल ही मैंने आप लोगों को कराया हुआ है, कल ही ये क्वेश्चन कराया है। तो आई होप आप लोग इसका आंसर करेक्ट जरूर करेंगे। तो आपको बताना है कि ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। मैं आपसे यहाँ पे पूछ रहा हूं कि ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। आपको कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर बताना है, ठीक है। तो अगर आज की इस वीडियो में आप लोगों को कोई बात नहीं समझ में आई हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अभी भी आपका ये चैप्टर कंप्लीटली फिनिश नहीं हुआ है, कल मैं आप लोगों का ये चैप्टर कंप्लीटली फिनिश करवा दूंगा। सिर्फ क्वेश्चन आंसर बचे हुए हैं, कल मैं आपको करवा दूंगा। और मैक्सिमम क्वेश्चंस तो मैंने आपको थ्योरी पार्ट के बीच में ही करवा दिए हैं। तो कल जब अब मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा ना, तो बड़े आसानी से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।